दो तीन चार चीजें मुझे लगता है कॉमन उस तौर पर निकल कर आई। ब्यूरोक्रेसी को जो एक पहले फ्रेज कहा जाता था कि भाई नेहरू जी और पटेल दुनिया भर के केंद्रीय सेवाओं के सर्विस रूल का अध्ययन करके एक स्टील फ्रेमवर्क दे गए, उस स्टील फ्रेमवर्क में कुछ रोशनदान और खिड़कियां होनी चाहिए, उनकी चाबी हमारे पास होनी चाहिए, जनता के पास। ये लोकतंत्र है भाई साहब, ये अंग्रेजों का जमाना है क्या कि लाट साहब बने घूमेंगे? कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे, ये होना चाहिए। जब वोट लेने आते हैं आप तो क्यों नहीं बोलते हैं कि हमारी नहीं चलेगी, चलेगी कलेक्टर की? तो फिर हम कलेक्टर से ही बात रिश्ता बनाएं। पांडे जी, अगर सरकार में आने के बाद यही है कि सर्विस रूल भी देखना है, संविधान भी देखना है और तमाम कोर्ट के जजमेंट भी देखने हैं, तो गरीब ये तब उसको वोट के समय बोलो ना सब लोग मिलके। दूसरी बात, पुलिस रिफॉर्म की बहुत बात हुई, ताहिरा जी ने भी कही, विभूति भाई ने भी कही, सबने कही, सुमैया जी ने कही। मेरा अपना एक वन लाइनर है, 35 साल के अनुभव के आधार पर कह रहा हूं। पुलिस वाले भी मेरे खूब मित्र रहे और सरकार चलाने वाले भी। विभूति जी, गंगा में खड़े हो जाओ, दुनिया भर के सारे रिफॉर्म इकट्ठे करके एक कॉकटेल रिफॉर्म लागू कर दो, कुछ नहीं होगा। इस देश के किसी भी ने विधायक से पूछ लो कि थाना तुम्हारे अधिकार क्षेत्र से हटा दे तो राजनीति करोगे, वो कहेगा कतई नहीं, कतई नहीं, कतई नहीं। कोई रिफॉर्म काम नहीं कर सकता। और भ्रष्ट अधिकारियों ने इस चीज को और ज्यादा गंदा कर दिया। राजनेताओं की अतृप्त महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने का वो सेतु बन गए स्वेच्छा से। ये मसला छोटा नहीं है। मैंने देखा था, सुमैया जी की सरकार थी, मैंने शायद ये प्रसंग सुनाया कभी। मैं 5 बड़े लोगों में से एक के साथ बैठा था, विभूति जी। उत्तर प्रदेश में चीफ सेक्रेटरी के स्तर के अधिकारी बैठे थे, मैं जानता नहीं था। उन्होंने कहा जिनके साथ बैठा था कि अमिताभ जी को आप जब बोले, हाँ साहब हम इनको टीवी पे देखते हैं, हम जानते हैं। मैंने कहा भाई मैंने जानता, बताया क्या नाम। फिर खैर आज चाय नाश्ता आया, बर्फी आई, सब आया, खाया पिया। फिर खा पी जब लिया तो एक मक्खी पता नहीं कहां से आ गई, वो बार बार भिन भिन कर रही थी। तो उन्होंने घंटी बजाई, नहीं कोई आया। वो सीनियर मोस्ट अधिकारी प्लेट और कप उठा के उधर रखे आए अंदर। इन लोगों ने नाश कर दिया है, नाश। विभूति जी, अशोक जी, मैं एक बड़े मंत्री से मिलने गया, उनका बहुत आग्रह था, आप जानते हो। बाकी तो मैं नेटवर्क में परिचय में बहुत कमजोर आदमी हूं। तो मैंने कहा भाई जब दिल्ली आना तो बताना। मिला, एक नौजवान आदमी ने मेरी अगवानी की वहां सदन में। चले गए, ऊपर चले गए, चाय वाय मंगाई गई। अशोक जी सुन रहे ना, उन्होंने चाय खुद सर्व की हमको और मंत्री को। मुझे लगा इनके स्टाफ में कोई होंगे, हालांकि मंत्री के साथ तो वो कलगी अलगी लगाए तमाम लोग थे ही। बाद में वो नीचे जब आए हमको छोड़ने तो हमको परिचय दिया। वो जिले में एक वाले पद में से एक थे। विभूति जी, इनको संरक्षण चाहिए, ये स्टील फिल्म चाहते हैं, धूर्तता है, ये अलाउ नहीं हो सकती, ये धूर्तता है। मैं होता तो मैं इसी बात पर अड़ जाता कि सारी बात छोड़ो, ये बताओ इसमें इतनी अतिरिक्त रुचि क्यों ली गई इस झोपड़ी में? अशोक जी, सारी कहानी एक तरफ, ये बताओ। और लाइन से खड़ा कर देता सब अधिकारियों को, मजाक बना के रख दिया है सिस्टम का। इस देश के गरीब आदमी के हाथ में 5 साल में एक बार ईवीएम का बटन दबाने के अलावा और क्या है? उस गरीब बुजुर्ग को एसडीएम बता रहा है कि बहुत बड़ा क्रिमिनल है। और जो क्रिमिनल पालकियों में चलते हैं उनके बारे में क्या ख्याल है? किसी पर 4 कत्ल हैं, किसी पर 5 कत्ल हैं।
एक दौर में एक थे लोकसभा के सदस्य विभूति जी, मुझसे मिलने मेरे ऑफिस आए। मैंने कहा भाई तुम एक बात बताओ, आईपीसी की कोई धारा बची जो नहीं लगी हो तुम्हारे ऊपर? बोले हर हंसे, बोले अरे बोले भाईजान अब क्या करें। क्या? वो लोकसभा में थे। और ये क्रिमिनल है दीक्षित, है ना, जो जल गया आधा अपनी पत्नी और बच्ची को बचाने के लिए, और लोग भाग गए। मेरा मन रो रहा है। हम ऐसी व्यवस्था नहीं चाहते। ऐसी व्यवस्था को गंगा में प्रवाहित हो जाना चाहिए। इसलिए आजादी आई थी, इसलिए गांधी जी थे, इसलिए चंद्रशेखर आजाद थे, इसलिए कुर्बानियां दी थी। महल से समस्या नहीं है, झोपड़ी आंख में खटक रही थी। झोपड़ी क्यों? अशोक जी, इस प्रश्न का उत्तर लेना होगा। ये जान लीजिए, सारा राष्ट्रवाद अच्छा है एक तरफ, लेकिन इस प्रश्न का भी उत्तर हमको चाहिए। एक झोपड़ी में शासन की सत्ता की इतनी रुचि क्यों थी? गनीमत है, तोप नहीं मंगा ली? बोले ने तोप भी ले आओ, जरूरत पड़ सकती है। ऐसे निष्ठुर लोग, फिर हो सकता है विभूति भाई मेरी बात से सहमत ना हो, वो कहें कि आप सामंतवादी बात कह रहे हो, लेकिन ऐसे लोगों को दोबारा नौकरी पर, अशोक जी मेरी भावुक अपील सुन लीजिएगा, ऐसे लोगों को दोबारा प्रशासन में मत रखिएगा। आप इनका क्या कर सकते हैं आप जानो। ये मुकदमा लड़ेंगे तो आप इनसे मुकदमा लड़े सरकार, लेकिन हम नहीं चाहते कि ऐसे लोग, पतित लोग दोबारा किसी थाने में तैनात हो, किसी तहसील में तैनात हो, जो दो जिंदा लाशों के भुनते हुए उनको भुनता हुआ छोड़कर भाग गए। ऐसे लोगों को कुछ नहीं मिलना चाहिए शासन सत्ता में। अगर अदालतें इनके साथ खड़ी हो तो सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमा लड़िए ताकि रिटायर हो जाएं। ये पैसा ले लें, केस जीत जाएं, लेकिन इनको चार्ज नहीं मिलना चाहिए। विभूति जी गलत मांग है क्या मेरी? इतने पतित लोग ये चार्ज पर नहीं आने चाहिए। ये नहीं चलेगा 6 महीने में हम भूल गए फिर बहाली हो गई, किसी विधायक की सिफारिश लगवा दी, किसी सांसद की, किसी की अंतरी की, किसी मंत्री की। ये नहीं चलेगा। हम इनका नाम याद रखेंगे, इनका फोटो याद रखेंगे, और जिस दिन हमने देखा कि ऐसा हुआ उस दिन हम फिर सवाल लेकर आएंगे। ऐसे लोगों के हाथ में हम अपनी जनता नहीं छोड़ सकते। संविधान बनाया था हमने, उस पर लिखा वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हम संप्रभु हैं। ठेंगे पे मार रहा सिस्टम हमको। आधा जला आदमी बैठा, उसके बाल जल गए, सारे देह जल गई, उसको कोई पूछने वाला नहीं। इसलिए वोट नहीं देते, इसलिए टैक्स नहीं देते, इसलिए आपको राजा नहीं मानते कि ऐसे दिन देखने पड़े। अशोक जी को भी पता है, विभूति जी को भी पता है, आज भी गरीब आदमी सिपाही को भी माई बाप बोलता है। ऐसा सम्मान और कहां पाएंगे आप? ग्रेटर कैलाश में तो आईपीएस को भी कोई माई बाप नहीं बोलता। जोरबाग में, ग्रेटर कैलाश में फर्स्ट नेम से बुलाता है आदमी। ये गांव देहात है ना भारत, वो सिपाही को भी माई बाप बोलता है, हुजूर बोलता है। उसकी मर्यादा कायम रखिए। खुदा बनने की कोशिश मत करिए। इसको न्याय मिलना चाहिए। मैं जाति के संदर्भ में इस मामले को घसीटना नहीं चाहता, वो राजनेताओं का शगल है। मैं सिर्फ इंसानियत के देहरी पर खड़े होकर इस मामले को लेकर आया हूं। हम देखेंगे कि न्याय हो, हम सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे न्याय हो, और नहीं होगा तो जो हम कर सकते हैं वो अवश्य करेंगे। विरोध में अपनी आवाज जरूर उठाएंगे। धन्यवाद।